बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यकीनन ये तकरीर सुनने के बाद मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि क्या आज ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब, जिसके लिए कुर्बानी, जिसके लिए तगोदो, जिसके लिए सब कुछ दाव पर लगा दिया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उस वक्त के मुसलमानों ने। यकीनन आज में सोचने की ज़रूरत है। कायद आज़म आसमानों से जब देखते होंगे पाकिस्तान को तो क्या सोचते होंगे कि यही वो पाकिस्तान है? क्या मैंने कोई गलती कर दी जिसकी वजह से पाकिस्तान वो पाकिस्तान ना बन सका? और कमाल बात तो देखिए कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहे कितने ही लिबरल और सेकुलर इंसान थे, उन्होंने हमेशा इस्लाम को प्रमोट किया, दीन की बात की और वाज़ेह समझा दिया हमें कि इफ़ वी टेक आवर इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस फ्रॉम द होली कुरान, the final victory, I once again say, will be ours. Sadly, हमने कुरान पाक से गाइडेंस और इंस्पिरेशन लेना छोड़ दी। हाँ, हम उसकी तिलावत करते हैं, किरत करते हैं, समझते बिल्कुल भी नहीं है, अमल तो करना बहुत दूर की बात है। और दूसरी चीज़ जो कायद आज़म की तकरीर मैंने आपको सुनाई, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि मौत के लिए हमेशा तैयार रहना, कुर्बानियों के लिए हमेशा तैयार रहना। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। आवर रिलीजन टीचेस अस टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। शहादत का जिक्र कर रहे हैं वो, बट सैडली आज कितने लोग कुर्बानी के लिए तैयार हैं? आज पाकिस्तान में कितने लोग अपने आप को आज़ाद समझते हैं? और यकीनन हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम अगर आज़ाद हैं तो क्या आज़ादी का मकसद वो आज का पाकिस्तान था जिसके लिए आज के ही हमारे मौजूदा सिपहसालार आला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी आज एक तकरीब में कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हैं, यानी उन कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। और पहली कमजोरी मजहबी है। मजहबी तौर पर हम तितर बितर हो गए। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां कुरान पाक के 200 के करीब तर्जुमे मौजूद है, मार्केट्स में अवेलेबल है, और क्या कुछ नहीं होता। 5.5 लाख बच्चे हर साल रेप होते हैं। हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। यकीनन हमें सोचने की जरूरत है कि मजहबी तौर पर हम इतने तबाह बर्बाद क्यों हो गए? नस्ली तौर पर हमारे अंदर इतनी तफरीक क्यों आ गई? हम पाकिस्तानी क्यों नहीं बने? हम सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान क्यों बन गए? क्या वजह थी कि इतना तासुब हमारे अंदर आ गया? क्या हमें अपने मुल्क से प्यार नहीं था? क्या हमें अपने प्यारे पाकिस्तानियों से प्यार नहीं था? हमें इस प्यारी जमीन से प्यार नहीं था? या हमें उन कुर्बानियों का एहसास नहीं था जो हमारे बड़ों ने दी थी आज के इस पाकिस्तान के लिए? और सियासी तौर पर तो हम मुकम्मल तौर पर कमजोर हैं। आज स्टूडियो में आने से पहले मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का किस्सा सुनाया कि उन्होंने इस्कंदर खान को बुलाया और उससे कहा कि अयूब खान, इस्कंदर मिर्जा को बुलाया और कहा अयूब खान जो है इस पर मुझे भरोसा नहीं है, एतमाद नहीं है, इसको कोई अहम ओहदा ना देना। और थोड़े दिनों के बाद जब वापस से इस्कंदर से पूछा गया कि भाई ढाका में इस वक्त ब्रिगेड कमांड कौन लीड कर रहा है, तो कहा गया अयूब खान। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि उस वक्त से ही कायद आज़म के पैगाम और ऑर्डर्स को फॉलो करना बंद कर दिया गया। आधी कौम समझती है कि कायद आज़म की एम्बुलेंस का टायर पंचर हुआ, आधी कौम समझती है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। हकीकत तो यह है कि फातिमा जिन्ना के साथ भी जो हुआ, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन के साथ भी हुआ, उस पर भी हमें अफसोस होना चाहिए। आज तक हम कहते हैं मिस्टीरियस डेथ, मशकूक मौत, मर गई वो, मालूम ही नहीं हमें मरी कैसे वो। सोचने की बात है। आज हमारे यकीनन 147 आज उनकी सालगिरह मनाई जा रही है, यौम पैदाइश मनाया जा रहा है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। और हमारे निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब कहते हैं कि कायद का तर्ज अमल किसी भी किस्म की मसलहत से बालातर है। वो आज भी हमारे लिए मशअले राह हैं। हकीकत तो ये भी है कि कायद आज़म हस्पताल नहीं पहुँच सके और हमारे निगरान वज़ीर आज़म 50 मुल्कों का दौरा कराए हैं और मज़ीद करेंगे, जबकि आवाम का मैंडेट तो उनके पास है नहीं। तो हमें आज के प्रोग्राम में ये हम अपने मेहमानों से मैं सवाल पूछूंगा कि आज के पाकिस्तान को देख के कायद आज़म को कैसा लगता होगा? क्या यही था वो पाकिस्तान जिसके लिए हमने कुर्बानी दी थी? क्या यही था वो पाकिस्तान जहां मजहबी कमजोरियां हैं, नस्ली कमजोरियां हैं, सियासी कमजोरियां हैं, दुश्मन फायदा उठा रहा है? आज हमारे आर्मी चीफ ने एक कायद आज़म की तकरीर का हिस्सा भी पढ़ा, मैं आपके सामने फिर से पढ़ देता हूँ ताकि उसको थोड़ा सा एलैबोरेट भी कर सकूँ। जो आर्मी चीफ ने भी आज पढ़ा वो 1947 11 अगस्त को दस्तूर साज असेंबली से खिताब के दौरान कायद आज़म ने फरमाया था और कहा कि आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं। कायद ने फरमाया आप इस रियासत पाकिस्तान में अपनी मसाजिद या किसी दूसरी इबादत गाह में जाने के लिए आज़ाद हैं। यकीनन हम आज़ाद हैं, पर क्या खुशी के साथ आज़ाद हैं या गम के साथ आज़ाद हैं?
किसी दबाव के साथ आज़ाद हैं या खुद मुख्तार होकर आज़ाद हैं? इस आज़ाद के माने क्या हैं, ये आज मैं अपने मेहमानों से पूछूंगा, और यकीनन आज बड़े अहम मेहमानी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे सियासी गुफ्तगू भी होगी और कायदे तहरीक के, कायदे अवाम के, हमारे मुल्क के बाबा कौम के जो पैगाम था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, उसके ऊपर तफसीलन में नज़र डालना चाहता हूँ कि क्या यही था वो पाकिस्तान जो कायदे आज़म ने बनाया था। सियासी गुफ्तगू भी होती रहेगी, ब्रेक लेते हैं, फिर मेहमानों को तारुफ कराऊंगा। सियासी शतरंज में आज बड़े अहम बयानात, बड़ी अहम खबरें डेवलप हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। बात करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है, उसको भी तफसीली नजर डालेंगे। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई, साथ साथ सायरा बानो साहिबा GDA की, उन्होंने उंगलियां उठाई इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उस पर भी तफसीलन गुफ्तगू होगी। लेकिन पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज कायद का दिन है, तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का क्या इस वक्त रिएक्शन होगा पाकिस्तान को देखकर, इसके ऊपर क्वेश्चन रेज करना चाहता हूँ। अपने पैनल से आपका तारुफ करवाता हूँ। मेरे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद है साबिक VC सिंध मदरसतुल इस्लाम के डॉक्टर मोहम्मद अली शेख साहब। शेख साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। हम मुझे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रही हैं उस्मा कारदार साहिबा, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हैं। थैंक यू सो वेरी मच मैडम फॉर गिविंग अस योर टाइम। साथ साथ पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और MQM पाकिस्तान से रऊफ सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो वेरी मच रऊफ साहब, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। क्योंकि कराची स्टूडियो में मेरे साथ एक ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं, एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी, उनकी तालीम, उनके अफकार के ऊपर बड़ी मेहनत की है, बड़ी रिसर्च की है। तो आई लाइक टू स्टार्ट विद शेख साहब। शेख साहब, आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना देखते होंगे पाकिस्तान को, तो क्या सोचते होंगे? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, हिस्ट्री हैज़ बिन रिटन बाय द विक्टर, यानी जो जंग जीता उसने तारीख लिखी, और उसने लिखवाया लिखवाने वालों से कि लिखो कि मैंने एक तलवार चलाई तो 1000 बंदा गिर गया, अपने आप को हीरो बनाने के लिए। तो हिस्ट्री इज वेरी मैनिपुलेटेड, बड़ी मस्क है, बड़ा मुश्किल हो जाता है हकीकत तक पहुंचना, फाइंड द ट्रूथ बिहाइंड द फैक्ट्स। कुछ लोग समझते हैं कायदे आज़म की एम्बुलेंस पंचर हुई थी, कुछ कहते हैं पेट्रोल खत्म हो गया था, उसी में हम कंफ्यूज हैं। लेकिन सैडली जो उनका विजन था पाकिस्तान के लिए, आज का पाकिस्तान उस विजन के कितना करीब है मोहम्मद अली शेख साहब? तला साहब, मैं इसको ये कहूँगा कि हम वो तो हासिल नहीं कर पाए जो जिन्ना साहब ने ख्वाब देखा था, विजन जो कायद के ख्वाब में फेल हो गए। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ उसमें कुछ ज़मनी तौर पे हमने कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नाकाम हो गए। अगर आप 1947 में इसी खित्ते में मुसलमानों की हालत देखें, ये बहुत ही अंडर डेवलप्ड एरिया था। जो मौजूदा पाकिस्तान है बेसिकली एग्रीकल्चरल एरियाज थे, इंडस्ट्री नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बाकी चीज़ें यहाँ इस खित्ते में नहीं थी। इसीलिए जो बहुत ज़्यादा अम्बेडकर और ये लोग थे वो यही चाहते थे कि इनको पाकिस्तान बनाने दें, अंडर डेवलप्ड एरिया है, कितना चल पाएंगे। वो हालत, उससे हम बहुत आगे निकल आए हैं। और जैसे आपने कहा, मेरा चूँकि ताल्लुक़ शोबा तालीम से है, मैं हमेशा ये मिसाल देता हूँ कि जब पाकिस्तान बना था उस वक्त पूरे पाकिस्तान में, मौजूदा पाकिस्तान में 2 यूनिवर्सिटियाँ थीं। एक यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 1883 और एक सिंध यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान बनने से 4 महीने पहले वजूद में आई। आज उसी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमें 250 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं। मयार बिल्कुल आप कह सकते हैं कि उनमें से बहुत सारी ऐसी भी हैं जो उस मयार की हामिल नहीं हैं, लेकिन मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारी ऐसी भी हैं जो अच्छे मयार की हैं। कहीं हमने बहुत कोताहियाँ की हैं, हम प्लूरलिज़म को नहीं ला सके जो जिन्ना साहब की फ़िलासफ़ी थी, हम ख़वातीन को वो मकाम नहीं दे सके जो उन्होंने चाहा था, जो उन्होंने साबित किया अपनी बेटी के ज़रिए, अपनी बहन के ज़रिए, अपनी अहलिया के ज़रिए। जो हमें उन्होंने आइडियल्स और मॉडल प्रोवाइड किए, हम उनको फॉलो नहीं कर पाए। तो इसमें थोड़ा हंसने की भी बात है, थोड़ा रोने की भी बात है। मुझे रोना ज़्यादा आता है सैडली। उस्मा कारदार साहिबा, बीइंग अ वुमन, फातिमा जिन्ना बहुत बड़ा एक सियासी लीडर थी, ख़ासतौर पे ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल भी थी, और उनकी मौत भी हमें आज तक पता नहीं चली। किताबों में देखते हैं तारीख की तो कहते हैं मिस्टीरियस डेथ, जबकि हम जानते हैं कि उन्हें भी एक वक्त में गद्दार कहा गया था और क्या कुछ नहीं कहा गया था। आपकी नज़र में उनका किरदार अगर आप कुछ याद करें तो क्या आपको याद आता है? एंड डू यू थिंक कि कायद का जो ख्वाब था वो पूरा हुआ पाकिस्तान की शक्ल में? बहुत शुक्रिया ताला, आपने एक इतने इम्पोर्टेंट दिन हम लोगों को इनवाइट किया इस थैंक यू प्रोग्राम फॉर में। कमिंग मैडम। लेकिन तलहा, मैं आपको मेरे ख्याल में ये एक लाइन से शुरू करते हैं कि मायूसी गुनाह होता है। ठीक।
और जिस तरह आपके एनालिस्ट ने अभी बताया जो, और वो एजुकेशन से मुंसलिक है, मैं भी एजुकेशन से मुंसलिक हूँ। पाकिस्तान जो है उसको आप एक पॉजिटिव तरीके से अगर देखें तो जो कायदे आजम का जो ख्वाब था वो इंशाल्लाह ताला जरूर पूरा होगा। होगा। हम लोगों ने जब पाकिस्तान बना तो आपको पता है कायदे आजम ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमें एक मौत रिडन पाकिस्तान मिला है। जो नेहरू और माउंट बैटन के दरमियान जो आपस में आपको पता है कि अंदरूनी उनके जो प्लान्स थे उसके मुताबिक हमें पाकिस्तान को ना तो सही तरीके से रिसोर्सेज मिले, ना हमें वो सारी टेरिटरीज मिली जिसका हमें कहा गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया। और बिल्कुल आपके मेहमान सही कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल बेसिस पे पाकिस्तान बना था, ये मजहबी बेस पे नहीं बना था, क्योंकि मुसलमानों को अभी भी अगर आप जाके देखें तो वहां पे वो एक बराबरी का स्टेटस उनके पास नहीं है जो हमारे पास है। हम फर्स्ट रेट सिटीजन्स हैं अपने मुल्क में। अब ये आप अगर कहेंगे जी हम हर चीज में फेल हो गए, हरगिज हम फेल नहीं हुए। हम लोग जो हैं 75 साल हो गए हैं और हमारे इर्द गिर्द अगर आप नजर दौड़ाएं, कभी आप किसी इंडियन चैनल को अगर आप सुने तो उनको तो इतनी बदहजमी है, पाकिस्तान के वजूद से बदहजमी है, क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि ये सर्वाइव ही नहीं करेंगे, ये तो अब 5 से 10 साल के बाद वापस दम हो जाएंगे हिंदुस्तान में, ये तो अलहदा रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन 75 साल गुजर गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। दहल जाते हैं, उनकी टांगे कांपती हैं। कोई बात नहीं, सियासी तौर पे हम अभी थोड़े से हमें और तजर्बा चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में काफी अरसा जो है वो सियासत पनप नहीं सकी थी, तो इसलिए हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जो है बहुत तरक्की भी की है, पाकिस्तान कायम और दायम भी है। औरतों के हवाले से जो आपने बात की, जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के हवाले से बात की, वो मैं आपसे बिल्कुल मैं एग्री करूंगी कि तुमने अपनी खवातीन को अपना तो कभी तरक्की नहीं कर सका। लेकिन उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी थी, जो उनको एक स्टेटस देना था, वो अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारी एक मेल डोमिनेटेड पाट्रियार्कल सोसाइटी है, वो हम नहीं दे चुके। लेकिन उसमें भी अब हमें बिल्कुल हम एहसास करना शुरू हो गए हैं। अब आप देखें हमारी पूरी मिनिस्ट्रीज हैं, विमेन डेवलपमेंट डिवीजन की हमारी है, पूरा जो इनहेरिटेंस राइट्स भी उनको दिलवा रहा है, हमारा नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन है। ये पहले कहाँ थी बातें, लेकिन हम अभी मजीद अब हमारे देखें पार्लियामेंट में 1 या 2 खवातीन होती थी, अब आप देखें 17% आपको नजर आएंगी। लोकल गवर्नमेंट पे तो हमारे उस्मान साहब, यू शुड गिव क्रेडिट टू बेनजीर भुट्टो साहिबा। यहाँ पे शहीद रानी का ये कमाल था कि वो दुनिया की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर बनी, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम उन्होंने किया, जो मैसेज उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड दिया, आई थिंक क्रेडिट गोज टू हर। अब अंदाजा करें, आप मुझे बताएं ना, अमेरिका जो है वो कह सकता है कि कोई वुमेन प्राइम मिनिस्टर या खातून प्राइम मिनिस्टर थी, आज तक नहीं बनी वहां पे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो है, उन्होंने बड़ी काविश की, बड़ी मेहनत की, और देखें कायद आजम के साथ वो उनको हमेशा आप खड़ा पाते थे। कायद आजम ने उनको, चाहे वो सियासी हो चाहे वो समाजी हो, पर उनकी मौत की वजह आज तक हमें नहीं मालूम, बस मिस्टीरियस डेथ लिखा है किताबों में। देखिए मेरी बात सुने, ये इस तरह की अनहोनी चीजें होती हैं। आप इंडिया में देख लें, आप गांधी फैमिली को देख लें, अब वो इंदिरा गांधी जो थी उनको मर्डर किया, राजीव गांधी की डेथ हो गई, आपके जो गांधी हैं उनकी अपने ही उनको मारा गया। ये चीजें होती हैं, कोई बात नहीं, आप भरोसा रखें, इंशाल्लाह ताला जो है पाकिस्तान फले फूलेगा। आई एग्री मैम, लेकिन वो इंदिरा गांधी को मालूम तो था ना किसी ने आके उसको मारा है, हम लोग को तो मालूम ही नहीं है कि फातिमा जिन्ना को किसने मारा है। खैर, मैं गुफ्तगू बैरिस्टर आमिर हसन की तरफ ले जाना चाहता हूँ। बैरिस्टर साहब, आपकी नजर में क्या ये कायद का ही पाकिस्तान है जिसमें हम रह रहे हैं, या फिर किसी ने हाईजैक कर लिया कायद के पाकिस्तान को? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं दरमियान में हूँ इस वक्त, अगर अपनी सोच और फिक्र में ना तो उतने कामयाब हुए हैं जितनी तवक्को जिन्ना साहब ने की थी, और उन्होंने अपनी 11 अगस्त 1947 की तहरीर के अंदर दस्तूर साज असेंबली को एक रोड मैप दिया था इस नई रियासत को।
तो उस पे अमल दरामद करना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था। तो ना तो मैं कहूँगा कि उन तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरे, और ना मैं ये कहूँगा कि हम बिल्कुल नाकाम हैं। हाँ, कहीं दरमियान में हैं। हम अगर उतना करते तो हम ज्यादा कामयाबी तक पहुंच सकते थे। ये क्या आज का पाकिस्तान जिन्ना का पाकिस्तान है? देखिए, आज उतना भी पाकिस्तान मौजूद नहीं है जितना जिन्ना साहब दे के गए थे, और उसका जी बड़ा हाँ। हिस्सा हमने गवा दिया दिसंबर 1971 के अंदर। तो इसलिए आज ही जिन्ना का पाकिस्तान तो जोग्राफिए के लिहाज से भी नहीं है। अब जानते हैं कि क्या फिक्र और सोच के लिहाज से ये जिन्ना का पाकिस्तान है। तो जिन्ना साहब ने जिस अमांगी की बात की थी और कहा था कि अब मजहब को यहाँ पे तकसीम का जरिया नहीं होना है, हर एक को आजादी होगी कि वो मस्जिद में जाए, मंदिर में जाए, चर्च में जाए, रियासत का इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं समझता हूँ कि रियासत अपना ये फर्ज अदा नहीं कर सकी। हम आज क्या कहें कि चर्च लहू लुहान है। आज तो बदकिस्मती है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर मस्जिदें, इमाम बारगाहें और आपके स्कूल्स भी लहू लुहान हुए हैं, और करेक्ट। दहशत गर्दी ने इतना वहां पे सर उठाया कि हमें शर्मिंदगी हुई कि दुनिया भर में हमें दहशतगर्द रियासत के तौर पे जाना गया। फिर वो आपने नाम लिया मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का, जो पाकिस्तान का रोशन चेहरा थी, जिन्होंने आके चैलेंज किया दहशतगर्दों को। उनकी शहादत ने हमें एक मुकाम जान के खादार वाली दी है, जो दहशत गर्दों को ललकारती भी है। राइट। और उसी के नारे के ऊपर रियासत अपना नैरेटिव तब्दील करना पड़ता है। वो रियासत जो हमेशा जिन्ना साहब की बनाई रियासत, कभी कहने लगे कि दहशत गर्द हमारे हैं, तालिबान हमारे लोग हैं, ये जरूरी है हमारी दिफा के लिए, और फिर मोहतरमा के उस चैलेंज ने किया कि बेहतरी। तो मैं समझता हूँ कि ना जोग्राफियाई लिहाज से वो है और ना नजरियाती लिहाज से वो है। लेकिन बहरहाल इसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो ये कमी है कि ठीक है, दूसरे इदारे या फौज कहें या एस्टेब्लिशमेंट, वो अगर आपके बाजू हैं तो जिन टांगों पे रियासतें खड़ी होती हैं तो वो आपके अवाम है। और अवाम की ताकत का सचश्मा जो है वो आपकी पार्लियामान होती है, वो बड़ी कमजोर है। वो करेक्ट। कमजोर रही है, इसलिए पाकिस्तान अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता। मैं ठीक। समझता हूँ कि अब हमें ये सोच लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ये जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, हमें उसके ऊपर यही दस्तूर साज असेंबली से जिन्ना साहब ने कहा था कि जिसका जो काम है वो अपना काम करे, अदलिया इंसाफ दे आमीन। जो उसका काम है। उसके आमीन। चीफ जस्टिस आके तो हॉस्पिटल्स को ना राइट देखना बैरिस्टर शुरू कर साहब। दिया और एग्जीक्यूटिव करने की राइट बैरिस्टर कोशिश साहब। ना करें, वो अगर अदलिया को दुरुस्त। राइट पार्लियामेंट बैरिस्टर आके साहब। सिर्फ एक दो बातें करनी, एक वक्त हो जाए। पार्लियामेंट आके कानून साजी करे और अवाम को रिलीफ दे जिसकी वो नुमाइंदा होती है, और उसके अलावा हर इदारा अपना काम करे। और मैं समझता हूँ वो वक्त आ भी जाना चाहिए कि पाकिस्तान जिनके लिए बना था, जिन गरीब लोगों के लिए, अब उन्हें रियासत की तरजीह बन जाना चाहिए। अशराफिया और तगड़े इसे चूस के निचोड़ के खा चुके हैं। अब वो जो जिन्ना साहब का तो आज दिन है, लेकिन जिन्ना साहब ने जिसके ख्वाब पे कहा था, तो इकबाल का मुझे एक ही बहुत पसंद है कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे उमरा के दरो दीवारे ला दो। आज यही मंशूर जरूरी है जिसके राइट। ऊपर जिन्ना साहब ने एक बुनियाद फराम की थी एक आई रियासत की, एग्री। इसलिए आई के लिए एग्री। हमें जब रऊफ सिद्दीकी साहिब, सर आप मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूं रऊफ साहब क्योंकि आज ही हमारे आर्मी चीफ ने बोला है कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान की मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। और ये कमजोरियां शायद मेरी नज़र में इसीलिए हैं कि हमने कायद के बताए हुए उसूलों पर अमल नहीं किया। रऊफ साहब आप थोड़ी रोशनी डालिए प्लीज सर। देखिए, बड़ी आपने बड़ा वैलिड मौजू इस वक्त उठाया है कि जैसे आर्मी चीफ साहब ने हजरत कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना के बारे में फरमाते हुए जो कुछ फरमाया था और जो आपने भी बताया, मैं ज़रा सी देखिए, बहुत सारी लंतरानी और बर्क और शर्म तो मेरे पास अल्फाजों के नहीं है कि 11 अगस्त को क्या कायद आज़म ने पाकिस्तान को सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट मुल्क डिक्लेयर किया था, लिबरल मुल्क डिक्लेयर किया था, या एक इस्लामी मुल्क डिक्लेयर किया था। और पाकिस्तान के क़याम का जो नारा था वो ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये नारा हर जगह लगा था। अगर ये नारा नहीं लगता तो पाकिस्तान भी नहीं बनता। ठीक। इस पे दो राय नहीं है ना। ये तो एक एक शख्स, एक एक बच्चा जानता है।
अब आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान जब बना था तो ना ये अमीरों के लिए बना था, ना ये गरीबों के लिए बना था, ये बना था मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के साथ मसावत करने के लिए। और मुसलमानों का और इस्लाम का जो सबसे अहम उनसर रहा है वो ये रहा है खुलफा राशिदीन के ज़माने से लेकर अब तक और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि तमाम मजहबी अक़लियत को इबादत करने की पूरी आज़ादी हासिल की। करेक्ट। और इतने क़वानीन नाफिज थे कि हालत अमन में मुसलमान और गैर मुस्लिमों के जो शहरी हुकूक थे वो पूरे के पूरे मुकम्मल एक ही जैसे थे। और यही वजह है कि उस वक्त की अदालतों में एक यहूदी भी मुकदमे जीत रहे थे और मुसलमान मुकदमा हार जाता था। तो हमने बुनियादी तौर पे पाकिस्तान बनाने के बाद इतनी लसानी तकसीम बना दी, इतनी बरादरी निज़ाम को मजबूत कर दिया, हमने मजहबी मुनाफरत को यहाँ तक पहुँचा दिया है कि एक मसलक दूसरे मसलक को जिंदा देखना नहीं चाहता। करेक्ट। बाकी लोगों को तो आप छोड़ दीजिए, गैर मुस्लिमों को आप ये देखिए कि लसानी बुनियाद के ऊपर एक लसानी इकाई दूसरी लसानी इकाई को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आप ये देखें कि जरा सा अपने मफाद के ऊपर इख्तिदार के और सियासी मफादात सामने आते हैं तो ये बाकायदा मुनज़्ज़म नारा लगाकर पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए ये लसानी मुनाफरत से लेकर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ देने की हद तक धमकियां जलसे आम में देते हैं। टूट तो चुका है पहले भी। वजह क्या है कि जी टूट तो चुका है हुजूर पहले भी। क्या फरमाया? कायदे आज़म का पाकिस्तान हाँ, तो टूट चुका है और ये और इसी बुनियाद पे टूटा। आपने जो फरमाया कि आप ये देखें कि जितने भी इदारे हैं, आप जुडिशरी को उठा के देख लीजिए, जो पाकिस्तान के अंदर जो चंद बड़े खतरनाक तरीन मुमलिकत के खिलाफ फैसले किए गए हैं और हुब्बुल वतनी के आड़ में किए गए हैं, वो जुडिशरी ने तो किए। फिर बाकी इदारों ने अपने अपना हिस्सा इस पाकिस्तान से लेने के लिए जो तबकाती जद्दोजहद को उन्होंने अपनी बरादरी निज़ाम को और ये 1100 और 1200 ख़ानदान जो पैदा हो गए, इनकी पूरी तारीख उठा के देखिए, तारीख की किताबें भरी हुई हैं कि ये 1200 ये बदतरीन गुलाम थे जो इस वक्त इस मुल्क के ऊपर रूल कर रहे हैं। राइट। रऊफ साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है सर, सो सॉरी रऊफ साहब, सो सॉरी, मैं माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं सर प्रोड्यूसर साहब मेरे कान में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के पहले हिस्से में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अक़वाल, तालीमात और उनकी स्पीचेस के हवाले से। अब कुछ लोकल पॉलिटिक्स का भी जिक्र कर लेते हैं। लोकल पॉलिटिक्स की बात की जाए तो हम जानते हैं कागजात नामजद भी जमा हो चुके हैं, स्क्रूटनी का अमल जारी है, जो कि इस महीने की 31 दिसंबर तक स्क्रूटनी जारी रहेगी, जिसके बाद फाइनल नाम्स आएंगे। इस वक्त तक की जो इतलात इलेक्शन कमीशन ने जारी की हैं नंबर्स, उसके मुताबिक कोई 7,913 लोगों ने नेशनल असम्बली के इलेक्शन से मुकाबला करने के लिए कागजात जमा कराए हैं। कोई 18,500 के करीब लोगों ने कागजात जमा करवाए हैं प्रोविंशियल असम्बलीज़ में इलेक्शन लड़ने के लिए। जबकि हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि नैब ने स्क्रूटनी के दौरान नैब के इलेक्शन सेल ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा को क्लियर करार दे दिया है, कोई एतराज़ नहीं किया है। लेकिन एट द सेम टाइम इलेक्शन कमीशन के ऊपर GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा ने एक एतराज़ उठाया है। उन्होंने ये एतराज़ उठाया है कि जो सिंध के इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं निसार दुरानी साहब, उनकी जो राइट हैंड, जो फ्रंट मैन, उनकी ख़ास खातून है, उनको पीपल्स पार्टी ने रिजर्व्ड मखसूस नशिस्त का टिकट दे दिया है, जिनका नाम है साइमा आगा, जो कि निसार दुरानी की लॉ एसोसिएट की मेंबर भी हैं और साथ साथ उनकी बड़ी करीबी खातून भी हैं जो उनके साथ बहुत सारे काम करती हैं। तो यकीनन ऐसे एतराज़ सामने आएंगे तो इलेक्शन कमीशन के किरदार पर बहुत सारी उंगलियां उठेंगी। और मुझे याद पड़ता है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें कहा था, वोट की ताकत को समझो, वोट की ताकत से अपना लीडर लेकर आना है। लेकिन सैडली आज की कौम में मैं देख रहा हूँ वोट की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं रही जितनी बाबा कौम ने हमें दिलवाई थी। गुफ्तगू आगाज़ रऊफ सिद्दीकी साहब से। रऊफ सिद्दीकी साहब, एक तो इलेक्शन कमीशन का किरदार, और दूसरा मुझे आपसे इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछना है कि सर कराची में किसी बड़े खिलाड़ी ने कागजात जमा ही नहीं कराए। पहले खबर आई शहबाज शरीफ साहब कराची से लड़ेंगे, मरियम नवाज साहब कराची से लड़ेंगे, दोनों नहीं आई। फिर बिलावल साहब भी हम देख रहे हैं कराची से नहीं। तो कराची को खाली छोड़ दिया है, क्या आपके लिए छोड़ा है? कोई सेटिंग हो गई है रऊफ भाई? अरे
हम तो हमारी तो सीटें हम जीत जाते हैं। यहाँ के ये वो बदनसीब शहरी इलाका है सिंध का कि जहाँ की हक नुमाइंदगी खैरात में, ज़कात में और ज़बरदस्ती छीन छान के पूरे मुल्क में तकसीम किया सर वो जाता है, छीन बांटा छान की जाता आप है। बात कर रहे हैं, मुझे 2018 खाले याद आ रही है सर। जी वो छीन छानने की बात पे खाले याद आ रही है सर। हाँ, तो बिल्कुल यही समझिए कि यहाँ के तकरीबन 75 लाख वोटर और आवाम ही को छीन छान के मरदमशुमारी में इधर उधर कर दिया था, जिसमें से अब जाके बड़ी हमारी जद्दोजहद के बाद आए। लेकिन बात यह थी कि मेरे ख्याल में नॉमिनेशन फॉर्म तो शहबाज शरीफ साहब ने लिए हैं यहाँ के, जो मेरे इल्म में आया है, लेकिन अभी तो किसी का नहीं पता। अभी तो स्क्रूटनी का अमल है, उसके बाद फिर पार्टी टिकट जमा होंगे और उसमें आखिर में 31 के बाद ही पता चलेगा कि कौन कौन इस शहर में इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन बहरहाल हम तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। MKM न सिर्फ कराची में, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्कर, पूरे पाकिस्तान से को छोड़िए, इलाक़ा गैर में भी और कबायली इलाक़ों में भी नॉमिनेशन हमने जमा किए हैं, पंजाब में भी और बलूचिस्तान में भी। MKM तमाम जगह से, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह से अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। हम पूरे फुल फ्लैश तरीके से इस इलेक्शन में शरीक होंगे और हमारी ये दुआ है कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इलेक्शन कराने में और इंसाफ पर मबनी सर ये दुआ कबूल नहीं हुई तो? मेरे ख्याल में दुआ तो कबूल होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो इसके जो जिम्मेदार हैं वो फिर तारीख की और अवामी तारीख में बड़े बुरे नामों से पुकारे जाएंगे, जैसे पिछले इलेक्शंस में होता रहा है। इसी तरीके से ये इलेक्शन कमीशन भी एक दफ़ा और सही बदनाम हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कुछ वो कह रहे हैं उस पर उनको अमल करना चाहिए। अभी आपने खुद ही एक मिसाल दे दी कि स्पॉटलेस होने चाहिए जो इलेक्शन कमीशन के करता धरता है। मेन निचले लेवल को तो छोड़ दीजिए, निचले लेवल पे तो सब हो ही रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नूर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं उज़मा कारदार साहिबा पे इसका ओपिनियन जानना चाहूँगा। उज़मा साहिबा, आई एम श्योर आप भी सायरा बानो साहिबा को जानती हैं, वो हमेशा सच का और हक का साथ देती हैं, दबाव कभी किसी का लेती नहीं, प्रेशर कभी लेती नहीं। और उन्होंने आज वीडियो पैगाम पे ट्विटर पर, एक्स पर जारी किया वीडियो पैगाम, जिसमें कहा है कि सिंध के रुकन अपने खास लोगों को टिकटें दिलवा रहे हैं। PTI से उनको टिकट मिल गई है रिजर्व सीट की, और अब उनकी सेटिंग भी बन जाएगी आगे चल के पीपल्स पार्टी के साथ, और निसार दुरानी साहब का नाम भी ले लिया है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन का किरदार तो कंप्लीटली मशकूक हो जाता है। उज़मा कारदार साहिबा, नहीं, मेरे ख्याल में आप सही राय में ये बात नहीं समझ रहे हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या दोष है? अगर एक जो निसार दुरानी साहब है ना, वो इलेक्शन कमीशन सिंध के मेंबर है मैडम। उन्होंने अपनी फ्रंट मैन तो नहीं बोल सकता, खातून का नाम है साइमा आगा, जो कि उनकी लॉ एसोसिएट की मेंबर भी हैं और उनकी राइट हैंड भी कही जा रही है, उनको टिकट दिलवाया है, तभी सायरा बानो ने वीडियो पैगाम जारी किया। देखिए, ये तो मामला जो है, अगर ये समझते हैं कि ये गलत है या अगेंस्ट द रूल्स है, तो ठीक है, आप अदालत जा सकते हैं, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। अभी तो स्क्रूटनी होनी है सारे पेपर्स की, और आप समझते हैं कि आपके कोई दमखम है आपके कंप्लेंट में या आपकी शिकायत में, तो फिर आप उसके अजाले के लिए आप बिल्कुल इसको चैलेंज कर सकते हैं। अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है इसमें, तो मेरे ख्याल में कोई अचंभे की बात नहीं है ये। अभी तो स्क्रूटनी 31 तक होनी है। इनको चाहिए सायरा बानो को कि जाएं और इसको चैलेंज कर दें। मैं आपको एक बात प्लीज मैं बताना भूल गई थी, जो कि मैं अगर आपको नहीं बताऊंगी तो मेरे रात को नींद नहीं आएगी। देखिए, कायद-ए-आज़म का जो पाकिस्तान है ना, वो न्यूक्लियर पावर है, और यही बात है जो किसी को भाती नहीं है। पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। उज़मा साहिबा, इस न्यूक्लियर पावर के लिए फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान JUIFA के सरबराह कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर, एटम बम तो है हमारे पास, चलाने की ताकत नहीं है हमारे पास, सलाहियत भी नहीं है। ये फजलुर रहमान साहब कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। आप तो फजलुर रहमान साहब को बोलें कि जो चाहरी में धमाका हुआ था और जो न्यूक्लियर हमने एक्सपेरिमेंट की थी, वो भी पाकिस्तान ने की थी, जिससे इंडिया का मुंह बंद हो गया था। $5 अरब नवाज शरीफ साहब को अमेरिका ने ऑफर किए थे कि आप ये धमाका ना करें। तो हम दुनिया को प्रूफ कर चुके हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, आप फिक्र ना करें। और वाहिद मुस्लिम स्टेट है जो न्यूक्लियर पावर है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपसे सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि आपकी पार्टी का भी जिक्र सायरा बानो साहब ने कर दिया है कि आपकी पार्टी ने उस खातून साइमा आगा को टिकट दिया है जो कि फ्रंट वुमन है इलेक्शन कमीशन सिंध की मेंबर निसार दुरानी साहब की, और आपकी पार्टी की कोई सेटिंग हो गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से? सर आपने बताया नहीं। देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी एक मेंबर के कहने के ऊपर अगर उनकी अपने, जाहिर है वो भी मखसूस नशिस्त पे आती हैं, तो अगर किसी के साथ कोई कंपटीशन हो तो फिर यहाँ पे हर मुखालिफ अपने मुखालिफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। और मैं समझता हूँ जितनी भी नॉमिनेशंस इलेक्शन कमीशन के ऊपर हुई हैं, हमारी बड़ी रिजर्वेशन है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, लेकिन बहरहाल यही वो इदारा है जिसने इलेक्शंस करवाने हैं। तो मैं अगर एक एक फर्द के ऊपर चलते रहेंगे तो ना कभी इलेक्शन कमीशन कंप्लीट हो सकता है, ना कभी इलेक्शन हो सकते हैं, और ना कभी फिर ये माना जाएगा कि इलेक्शन कौन करवाएगा। तो इसलिए एक एक फर्द के ऊपर मैं नहीं लेता, ये महज अपने अपने प्रेशर टैक्टिक्स भी होती हैं बहुत से जमातों के। और बहरहाल साहिरा बानो साहबा मुअज़्ज़ज़ हैं, मोहतरम हैं, लेकिन वो एक फर्द है, और यहाँ पे एक फर्द की बात के ऊपर सारी बात नहीं है। उनकी तो जमात भी शायद उनके मौक़िफ़ की थी, वो अपनी जमात से ज़रा बढ़ के ऊपर कई दफ़ा मौक़िफ़ से भी बढ़ के करती हैं, अच्छी बात करती हैं, करती होंगी। लेकिन बहरहाल मैं कभी भी नहीं समझता कोई एक फर्द अपनी जमात से बड़ा होता है, या एक फर्द अपनी रियासत से बड़ा होता है, या एक फर्द के कहने के ऊपर पूरे आईनी इदारे गलत हो सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को नहीं समझता। दूसरी बात जो भी की गई, वो मैं भी उस पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान जो एटमी ताकत बना है, ये तब बना है जब हम पे जंग मुसल्लत हुई और हम अपना बड़ा हिस्सा ना बचा सके। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 17 दिसंबर 1971 को इक़्तिदार संभाला, और जनवरी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, और ये और पाकिस्तान उसके कितने वक्त के बाद उनको फांसी दे दी गई सर? इसीलिए दुनिया इस्लाम का पहला एटमी मुल्क है, और ये इसकी कीमतें होती है। मैं यही तो कहता हूँ कि कोई स्विच ऑन करे तो क्रेडिट लेने लगता है, स्विच ऑन करने वाले को कोई कुछ नहीं कहता। असल में दुश्मनी उससे होती है जो बुनियाद रखता है, जो उसके लिए साइंटिस्ट को लेके आता है, जो प्रोग्राम शुरू करवाता है, जो पूरी इस्लामी दुनिया को इकट्ठा करके एटमी प्रोग्राम के ऊपर इत्तफाक करा के उसे ये पैगाम देता है कि ये इस्लामी मुमलिकत, जो पूरी इस्लामी उम्मा है, ये उसकी ताकत होगा। और देखिए, अगर किसी ने कहा है कि एटम बम हम चला नहीं सकते, एटम बम कभी चलाने के लिए नहीं होते, ये दिखाने के लिए होते हैं और किसी को समझाने के लिए होते हैं, या उर्दू का लफ्ज़ पंजाबी का हो तो या यरकाने के लिए होते हैं। और इसीलिए हमारा दुश्मन आज तक यरका हुआ है कि उसने हम पे उसके बाद जंग मुसल्लत नहीं की है। यही एटमी प्रोग्राम का मकसद था। अदरवाइज अगर एटम बम चलाने लगे तो फिर नागासाकी और हिरोशिमा वाला, और उसमें फिर आलमी ताकतों का भी मुंह काला होता है। तो ये इसीलिए था कि आपसे 5 गुना बड़ा दुश्मन दोबारा आपके ऊपर हमला आवर ना हो और आपको तोड़ ना सके। तो ये इसीलिए था। और मैं समझता हूँ कि ये एटमी ताकत तो हम हो गए, अब हमें सियासी ताकत बनना है, अवामी ताकत बनना है। उसके लिए हमें आइन के ऊपर अमल दरामद करना है, मुनसिफाना इंतखाबात करवाने हैं, अवाम का इक़्तिदार रखे, आत्मीयत अवाम को देना है। कभी अल्लाह करे ऐसी असेंबली भी बने जिसके अंदर मजदूरों के नुमाइंदे हों, किसानों के नुमाइंदे हों, दरमियाने तबके के नुमाइंदे हों, जितनी जितनी आबादी है उतने उतने नुमाइंदे हों। ये नहीं कि गरीब अवाम की नुमाइंदगी अशराफिया करे। ये ना हो कि फिर मुल्क में ऐसा वक्त आ जाए कि बड़ा भाई वजीर आजम, छोटा भाई वजीर आजम, बाप वजीर आजम, बेटा वजीर आजम नीचे, या बाप वजीर आजम या बेटी वजीर आजम बनने के ख्वाब, वजीर आला बनने के ख्वाब देखे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अवाम को उनके हकूक देने चाहिए, आइन के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, हकीकी जमहूरियत होनी चाहिए, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये हो कि पाकिस्तान के अवाम को उनके हकूक मिले, रियासत के तरजीह आम आदमी हो, और पाकिस्तान के अंदर अब ये सरमाया लोगों के ऊपर इन्वेस्ट हो, अशराफिया के ऊपर ना हो। गरीब आदमी इस रियासत के जितने भी हुक्मरान हैं उन्हें पाल रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दे, और जो रियासत है वो पल रही है। सदर से लेके सारे जजेस और बड़े बड़े अफसर, उन्हें बड़े बड़े घर मिलते हैं, मुफ्त बिजली मिलती है, मुफ्त कारें मिलती हैं, मुफ्त अमला मिलता है, और अवाम बेचारे माचिस की डिबिया, साबुन, घी, हर एक के ऊपर टैक्स देते हैं। तो मैं समझता हूँ अब इतना जालिमाना
जो है ये जिन्ना का पाकिस्तान ऐसा नहीं होना नहीं होना चाहिए। जिन्ना आई का कंप्लीटली पाकिस्तान एग्री, नहीं होना आई चाहिए। कंप्लीटली यहाँ एग्री पे बैरिस्टर भी साहब। तो काश वो दिन है। और आज तो बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं, 17 वजारतें बंद करने की, 1500 अरब रुपए की सब्सिडी बंद करके मजदूरों को देने की। उस पर भी आपसे बैरिस्टर साहब सवाल पूछूंगा, लेकिन कराची स्टूडियो में मोहम्मद अली शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, आप हिस्टोरियन भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। क्या गलती हुई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से कि आज हम इस नहज पे आन पहुंचे कि हर साल 5.5 लाख बच्चा रेप होता है? हम कहते हैं हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ ऐसा कुरान पाक प्रिंट होता है जिसका प्रूफ रीड ही नहीं किया गया होता है और बिना प्रूफ के वो प्रिंट और पब्लिकेशन में चला जाता है। हम एक ऐसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है जहाँ शराब आम है, शराब के लाइसेंस दिए जाते हैं, जहाँ पर हर किस्म की बुराई उरूज पे है। कायद का पाकिस्तान हम 2 टुकड़े कर चुके हैं। अब क्या गलती हुई कायद से? तला साहब, मैं तो समझता हूं कि गलती हमसे हुई, कायद से नहीं हुई। उनके नहीं, गलती उनसे हुई कि उन्होंने हम पे एतबार कर लिया। नहीं, ऐसी नहीं, बात नहीं। अच्छा, अच्छा, और जो भी कौमें हैं ना, अब आप पड़ोसी मुल्क में देखें, वहां कितना रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है बॉम्बे, और इवन इंडिया के ओवरऑल अगर आप फिगर्स देखें, आबादी बहुत बड़ी है। आबादी है, लेकिन आप प्रोपोर्शन निकालें, 5 गुना ज्यादा बड़ी आबादी है हमसे। हम 25 करोड़ हैं, वो 125 तो करोड़ हम हैं। इस आबादी में 5.5 लाख बच्चे रेप हो रहे हैं हमारे यहाँ, तो अगर नहीं। उस आबादी पे होते तो 25.5 लाख हो रहे होते। बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है। बात यह है कि हमें अगर थोड़ा सा रियलिस्टिकली देखें ना, हेट क्राइम्स जैसे हम कहते हैं बहुत गलत है। जैसे मैं शुरू से कहता हूं कि मिनॉरिटीज़ के साथ बाकी जो कमज़ोर तबकात हैं पाकिस्तान में, उनके साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन यही हालत बाकी दुनिया के मुल्कों में देखें। अमेरिका में गन वायलेंस से कितने लोग फौत हो जाते हैं, इंडिया में कितने जाते हैं। ये चीज़ें, वो इस्लामिक नहीं है ना, हम तो मुसलमान थे ना। नहीं, मुसलमान, आप पड़ोसी मुसलमान मुल्कों को देखें, आपका मिडिल ईस्ट सारा है। बांग्लादेश तरक्की कर रहा है सर इस वक्त। सर, बांग्लादेश अपनी जगह पर, लेकिन बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही हिस्सा रहा है, था एक ज़माने में, लेकिन आज भी उसने इंडिया को ज्वाइन नहीं किया। आप जो फरमा रहे थे ना, देखें, बुनियादी जो आइडिया था पाकिस्तान का, अगर आप अल्लामा इकबाल का चले जाते हैं इलाहाबाद में, वहाँ बंगाल का जिक्र नहीं है। बेसिक जो आइडिया था पाकिस्तान का, वो मौजूदा पाकिस्तान का था, अल्लामा इकबाल का ख्वाब। चौधरी रहमत अली ने जो नाम दिया था कि जिसमें पी फॉर पंजाब था, ए फॉर अफगानिया, के फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध एंड तान फॉर बलूचिस्तान, वो भी इसी खत्ते के लिए था। पॉलिटिकल कंपल्शन, ये तान फॉर बलूचिस्तान में समझ गया कि क्या क्यों रखा गया था, ये आपने तो समझा दिया हमें। तो उसमें ये था कि वो हम बहुत सारी चीज़ें, जिन्ना साहब भी इंसान थे, उनसे भी गलतियां हुई, इसमें मैं नहीं कहता। मसलन बंगाली लैंग्वेज के हवाले से उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, मैं समझता हूँ कि अगर उर्दू के साथ बंगाली भी होती, पंजाबी भी होती, सिंधी भी होती, कोई हर्ज नहीं था। लेकिन बात यह है कि ही वॉज ऑल्सो ह्यूमन बींग। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो आज इस खित्ते में जितनी भी हम पोजीशन में हैं, बात हो रही थी इवन पॉलिटिकल सिस्टम की, तो बेनज़ीर साहिबा की बायोग्राफी मैंने तैयार जी आपने बताया, उनसे काफ़ी तफसील से मेरी बात होती थी। वो भी जो बैरिस्टर साहब कह रहे थे ना, उनका अभी बल्कि इंटरव्यू जाहिद हुसैन जो उन्होंने लिखा है फेस टू फेस विद बेनज़ीर, उसमें वो इंटरव्यू उन्होंने नैरेट किया है। उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है पाकिस्तान में, जिसमें गरीब नहीं आ सकता, वो मुझे रिफॉर्म करना मैं चाहती हूँ। उनके साथ भी ज्यादतियाँ हुई, लेकिन हमें इसी मुल्क को बेहतर करना है ना। हम अगर बैठ के सिर्फ ये सोचेंगे कि ये गलतियाँ हुई, अब इसकी वजह से हम बददिल हो जाएं, ना उम्मीद हो जाएं, वो हमें नहीं पर करना। बदले तो सही, बदले शेख साहब। आई एग्रीड विथ यू 100%। पीटीआई वाली तब्दीली ना हो, पर तब्दीली हो तो सही। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। न्यूक्लियर के हवाले से जैसे उस्मा साहबा ने बात की, देखें 1947 से 1971 तक 24 साल के अरसे में 3 जंगें पाकिस्तान और इंडिया की हुई ना, सारी जीती हमने, 3 हारे या जीते, 3 के बावजूद सारी जीती, 3 जंगें हमने लड़ी। उसके बाद अब आप जब न्यूक्लियर पावर बने हैं, उसको 50 साल हो गए। उन 50 सालों में आपकी जंग नहीं हो रही, डिटरेंस है। ओके, ये डिटरेंस है जो मैं समझता हूं कि ये बहुत पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है टू सरवाइव। ये इतना होस्टाइल वर्ल्ड है और उस होस्टाइल खित्ते में आप मौजूद हैं, आप अभी तक जिंदा हैं, यही बड़ी बात है। सियासी शतरंज में खुसूसी गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, स्टे ट्यून्ड।
सियासी शतरंज में वेलकम बैक। गुफ्तगू को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने इसको रोका था। रऊफ साहब, बड़े बड़े नाम इस दफा इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, चौधरी शुजात हुसैन साहब PMLQ के सरबरा, कागजात जमा नहीं कराए। शाहिद हक्कान अब्बासी साबिक वजीर आजम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। मिफ्ता इस्माइल साबिक वफाकी वजीर खजाना हिस्सा नहीं ले रहे हैं। नैयर हुसैन बुखारी साहब साबिक चेयरमैन सेनेट हिस्सा नहीं ले रहे हैं। आफ्ताब सिद्दीकी साहब PTI के गायब हो गए। अली जैदी साहब कागजात जमा कराने किसी मूड में नहीं और कर भी नहीं सकते हैं। फैसल वाडा साहब, जिनको कहा जाता था कि बड़े करीब हैं ये ताकतवर हलकों से, उन्होंने भी कागजात जमा नहीं कराए। अली मोहम्मद दुर्रानी साहब KPK के बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर, कागजात जमा नहीं कराए। आफ्ताब जहांगीर। रऊफ साहब, इस दफा इलेक्शन हो रहा है या कुछ और? क्योंकि ये इतने बड़े बड़े लोग जो पूरी जिंदगी इलेक्शन लड़ते आए हैं हिस्सा ही नहीं ले रहे सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि अब सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशंस होंगी, कुछ अपने इंटरेस्ट होंगे, कुछ लोगों के कुछ मामलात होंगे जिसकी वजह से वो इलेक्शन से दूर रह रहे हैं। लेकिन उनके ज़ाहिर बात है करीबी रिश्तेदार या उनकी औलादें या दीगर तो इलेक्शन में आ ही रही होंगी। लेकिन जो एक तासुर ये बन रहा है कि इतनी बड़ी तादाद ना होने की वजह से कहीं ये तो नहीं है कि इलेक्शन नहीं होंगे। मैं ही समझता हूँ कि इलेक्शन अपने वक्त पे होना अब तो बिल्कुल अटल हो चुका है ना। और उसकी एक और वजह भी है। उसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान का कौन सा फोरम है जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को इंडोर्स करेगा? वो पार्लियामेंट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलीज है ना। या कौमी असम्बली का अगर आप नहीं करते, पहले ही आपने इतना डिले कर दिया है, तो ये फोरम तो फिर कहाँ से लाएंगे जिसके ऊपर ये तमाम चीज़ें डिबेट होगी और पॉलिसी बनेगी जिसे द इंटायर वर्ल्ड तस्लीम करता है। आपका पेरिस क्लब आपको कैसे इंडोर्स कर देगा? या IMF को तो खैर छोड़िए, जितने भी फाइनेंशियल इदारे हैं या दीगर ममालिक भी हैं, जब आपके पास पार्लियामेंट ही मौजूद नहीं है जहाँ पे नुमाइंदे उसको अप्रूव और डिसअप्रूव कर सकते हैं इन पॉलिसीज़ को, तो ये कैसे चलेगा? तो आपको जैसे भी होगा आपको इलेक्शन तो कराने होंगे, ख्वाह वो एक पार्टी की अक्सरियत में ना भी आ रही हो, तो एक हैंग पार्लियामेंट हो सकती है जो आने के जिसके चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन तो बहरहाल अपने वक्त पे हर सूरत में होना चाहिए। ये प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। अगर ये रुकेगा तो दूसरी सूरत में वो तमाम कुव्वतें मुतहरिक हो जाएंगी जो राइट सर। डेमोक्रेट नहीं होंगी। वक्त कम बचा है मेरे पास। आखिर में क्लोजिंग रिमार्क्स में सबसे लेना चाहता हूं और मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी से पूछना चाहता हूं कि जब भी इलेक्शन करीब आता था कैंपेन्स चलती थी लोगों को मोबिलाइज करने के लिए कि वोट की इंपॉर्टेंस का एहसास दिलाओ, वोट को इज्जत दो का नारा लगता था, कहा जाता था घर से निकलो, वोट की ताकत का इस्तेमाल जरूर करना। इस वक्त खामोशी है और वोटर टर्नआउट लग रहा है कि शायद इतना अच्छा ना हो। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, व्हाई इज दैट? देखिए, पीपल्स पार्टी की हद तक तो हम लोग तो बिल्कुल कैंपेन के अंदर हैं। आपने देखा होगा कि चेयरमैन साहब भी, इवन प्रेसिडेंट साहब भी, प्रेसिडेंट जरदारी साहब भी, वो भी कर रहे हैं। लेकिन चेयरमैन साहब तो पूरे KPK में गए, पंजाब में शुरू किया, बलोचिस्तान में गए। हम तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं। हम ये नहीं होता कि जाते हैं होटल एक में रात गुजारते हैं, बंदे कोई तोड़ते फोड़ते हैं और वापस आ जाते हैं। मैं समझता हूँ अगर आपकी जो एतमाद है वो अवाम के ऊपर होगा और अगर आप ताकत का सरचश्मा अवाम को समझते होंगे तो फिर आपको अवाम के दरवाजों तक जाना होगा, अवाम के पास जाके वोट का मुतालबा करना होगा और पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी होगी। लेकिन अगर आपका एतमाद किसी और तरफ है और आप समझते हैं कि कल को जिस तरह लाडले को बिठाया गया था एक नए लाडले को बिठा दिया जाएगा जो कि है तो पुराना लेकिन दोबारा से नए प्रिंटों के साथ रिलीज होना चाह रहा है, तो मैं समझता हूँ कि यही वो सियासी निजाम के अंदर रखने हैं जो हमने डाले। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हद तक तो नहीं है, लेकिन दूसरी सियासी जमातें वाकई ही पॉलिटिकल एक्टिविटी। राइट सर। उस्मा कारदार साहिबा, ये आपकी तरफ इशारा था, पुराना मंजन नई पैकिंग। मुझे बगैर किए ही आपने राउंड पूरा कर नहीं, आपका नाम लिया मैंने, अभी आपसे पूछना था। ये अभी बैरिस्टर साहब ने भी कह दिया कि पुराना मंजन नई पैकिंग। मेरे से भी जरा दो चार 2-3 मिनट मुझे भी दे दें। योर टर्न। नंबर ये है कि ये बात करते हैं ऊपर कोई और नीचे कोई, तो आप जरा जरदारी साहब जो है वो आसफा को कह रहे हैं कि जी मैं चाहता हूँ कि ये भी सियासत में आए, तो फिर ये बातें ना क्या करें आप, ठीक है? और ये जो जोड़ तोड़ है ना, अगर आप पीपल्स पार्टी करे तो हलाल हो जाता है, अगर बाकी कोई पार्टी करे तो यहाँ पियो तो हलाल है, वहां पियो तो हराम है। ये बड़ा पुराना नहीं देखे बात सारी ये है कि ये जमहूरियत में आपको पूरी आजादी है। आप जिस मर्जी पार्टी को ज्वाइन करें, जिस मर्जी के प्लेटफॉर्म से आप जुड़े,
और जिस मर्जी के साथ आप इल्हाक करें, कोई आपका आइन जो है उसमें आपको इसमें कदगन नहीं लगाता है। तो ठीक। ये आप ना करें कि ये इसने उसको क्यों ज्वाइन किया, जिसकी मर्जी है। भाई आप देखें जो आज़ाद जो हैं, देखते हैं कायदे आज़म आजकल ने हमें हर आज़ाद कोई किया। समझता है कि नून लीग का टिकट मिलेगा तो वो इलेक्शन जीत सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी ख्वाहिश है कि वो नून लीग के टिकट से आप लड़ें। कहाँ से लड़ फिर रही हैं उस्मा बलूचिस्तान साहिबा? की बहुत आप छोटी आप कहाँ पार्टीज से हैं, लड़ रही हैं कुछ उस्मा साहिबा? साउथ पंजाब की हैं, कुछ कराची की हैं, वो सब नून लीग से इसलिए आके जुड़े क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हुकूमत जो सेंटर में उनकी बनेगी तो उनको भी अपने इलाकों में काम करवाने हैं, डिपार्टमेंट्स की उनको सपोर्ट चाहिए होती है। तो ये जमहूरियत का हुस्न है। प्लीज आप इस तरह से ना बातें करें कि वो उसके साथ क्यों गया, तो उसके साथ हर एक को आजादी है कि वो जिस मर्जी के साथ जाए, जिस मर्जी के प्लेटफॉर्म से जो है वो आके इलेक्शन लड़े। और हमारी आपको पता है कि 30 से 40% से ज्यादा हमारी वोटर्स टर्न आउट नहीं होता है, लेकिन एक इलेक्टोरल प्रोसेस है। अब जब कैंडिडेट स्क्रूटनी के बाद फाइनल होंगे, फिर आप को जलसे जुलूस, राइट लोगों मैडम, के साथ इंगेजमेंट, डोर टू डोर कैंपेन, ये उसका वक्त फिर शुरू होता है। राइट उससे पहले नहीं शुरू होता, जब आपको पता ही नहीं है कि कैंडिडेट्स जो है राइट कौन से मैडम। फाइनल आपके हैं। मैडम वक्त कम है, नहीं तो मैं कसम है आपके साथ पूरा 1 घंटा सिर्फ आपके साथ प्रोग्राम करता। रऊफ भाई आखिरी सवाल आपसे, जल्दी से बताइएगा सर, वोट को इज्जत सियासतदान आज दे रहा है कि नहीं दे रहा, और क्यों नहीं दे रहा? क्या आपका ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आज का रहा, बड़े सवालात, बड़े पॉजिटिव सवालात थे, और पाकिस्तान से लेकर तामीर पाकिस्तान से लेकर और तबाही पाकिस्तान तक के सारे सवालात किए। मैं एक शेर सुना देता हूँ, इसी में सारे जवाबात हो जाते हैं वाह। कि कुछ अमल तो किया कीजिए गुलशन के लिए, कुछ कुछ अमल अमल तो किया कीजिए, कुछ अमल तो किया कीजिए गुलशन के लिए, तबसरों ही पे फकत आप गुजारा न करें। सुभान अल्लाह, आपको सुभान हर अल्लाह। कदम के ऊपर आपको हर कदम के ऊपर अमली तौर पे ये साबित करना पड़ेगा। राइट रऊफ भाई, आपका पूरा पैगाम आ गया है। बैरिस्टर साहब जल्दी से ऐड कर दें। बैरिस्टर साहब मट्टी की जल्दी से। मोहब्बत में मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रऊफ सिद्दीकी साहब, मोहम्मद अली शेख साहब और उस्मा कारदार साहिबा, आपका भी बेहद मशकूर, शुक्रगुजार। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है, सिर्फ दुआ करता हूँ कि वोटर टर्नआउट आने वाले इलेक्शंस में अल्लाह ताला 70-80% हो, ताकि लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और वो उसे एहसन तरीके से निभाएं। छोटी सी जिम्मेदारी है, वोट ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।